नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है KGS IAS चैनल पे। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज हम ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो अति महत्वपूर्ण है, ना ही सिर्फ आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए, बल्कि आपके एक जागरूक नागरिक होने के आधार पर आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसका कोई भी इलाज नहीं है, यानी कि उसका एक उपचार तो है जिससे हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं इस बीमारी का, पर इसका कोई भी परमानेंट इलाज है ही नहीं हमारे पास। मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बताना चाहती हूँ जिसकी खोज पिछले ही कुछ वर्षों में हुई है, यानी कि 1983 में हुई है। भले ही हमें लगता है कि ये बहुत दूर है, पर साइंटिफिक नज़र से ये हमारे लिए रीसेंट ईयर्स हैं। मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपने सुना बहुत होगा, आपको ये भी पता होगा ये कैसे होती है, पर इसका कोई भी परमानेंट उपचार है या नहीं ये आपको नहीं पता होगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आज है विश्व एड्स दिवस। हमारे लिए अति महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि इससे यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले विश्व एड्स दिवस के बारे में और इसे कब मनाया जाता है। आज है 1 दिसंबर, तो हर वर्ष 1 दिसंबर को हम इसे मार्क करते हैं। ठीक है, 1 दिसंबर को। और सबसे पहले इसे 1988 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अंकित किया गया था कि हमें हर वर्ष एक ऐसे दिवस को रखना होगा जिससे हम उन लोगों को होमेज पे कर सके जिनकी मृत्यु इस वायरस से हुई है, इस बीमारी से हुई है, और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी करना है कि ऐसी एक बीमारी होती है और उसका प्रबंधन कैसे करें। इसके अलावा अगर हम बात करें आज तक, जब से रिकॉर्ड करना शुरू किया है, आज तक लगभग 91.8 मिलियन से लेके 95 मिलियन लोग इस बीमारी से प्रभावित रहे हैं। ये सालाना आंकड़े नहीं है, ये जब से हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया है तब से आज तक की बात है, ये रेंज है इसका। विश्व एड्स दिवस की थीम भी पूछी जा सकती है, तो इस साल 2025 की थीम क्या है? 2025 की थीम है विघ्नों को पार करते हुए एड्स प्रतिक्रिया को रूपांतरित करना। यानी कि अब समय आ चुका है कि 42 साल हो गए, अब तो वैक्सीन आ जानी चाहिए, है ना। बेसिकली लोगों को HIV सेवाओं को लचीला बनाना, जो ART थेरेपी होती है लोगों तक पहुंचाना, न्याय संगत रहे, समुदाय का नेतृत्व बना रहे। ये नहीं कि अरे इसको एड्स है तो इससे दूर रहो और इससे बातें ना करो, स्टिग्मा इसके आसपास जो फैला हुआ है उसको कम करना, और संघर्षों और असमानताओं के कारण जो उत्पन्न व्यवधान हुए हैं उनका समाधान करें। पैंडेमिक आया, उसके बाद संघर्ष आया, वॉर आई, इसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा एड्स के लिए जो थेरेपी मिलनी चाहिए थी उससे दूर रखा गया, क्योंकि बीच में एक ब्रेक आ गया। इसी वजह से वापस से उसे कैसे ठीक करना है इसके बारे में भी हमें चर्चा करनी है। अगर हम HIV और एड्स को देखें, आपने बहुत बार सुना होगा दोनों शब्द इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। कभी हम इसे HIV बोल देते हैं, कभी हम एड्स बोल देते हैं, हालांकि दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है इसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ। HIV क्या होता है और एड्स क्या होता है? तो HIV बनाम एड्स आपने सुना होगा और आपको लगता होगा कि शायद दोनों एक ही हैं, जुड़े हुए हैं। कैसे देखते हैं। तो HIV की अगर हम बात करें, HIV का मतलब है, फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता जीवाणु। ठीक है, ये एक वायरस है जिसकी खोज 1983 में की गई थी और इससे प्रभावित होने के बाद व्यक्ति को एड्स होता है। ठीक है, ये एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस का क्या मतलब है बच्चों? यानी कि ये RNA आधारित वायरस है जो DNA में बदलता है और फिर ये मानवीय DNA का पार्ट बन जाता है, अपने आप को एकीकृत कर लेता है मानवीय DNA से। ठीक है, तो ये रेट्रोवायरस है। सबसे बड़ा खतरा इसी से है। रेट्रोवायरस जब एक बार एक मानवीय DNA में चले जाते हैं, वो सेल्स को इन्फेक्ट करने लगते हैं और इसी सेल इन्फेक्शन से फिर जो बीमारी होती है उसको एड्स कहते हैं। एड्स यानी कि acquired immuno
डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी कि ये अगर वायरस है तो ये बीमारी है, ठीक है, इससे व्यक्ति बीमार रहता है। ये बीमारी, इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, स्थायी इलाज नहीं है। मुख्य रूप से एचआईवी के संक्रमण से होती है, तो ये एक संक्रमणकालीन बीमारी है और मुख्य रूप से दो प्रकार से होती है। एक असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाने से, शारीरिक संबंध बनाने से, और दूसरा अगर संक्रमित सुई किसी ने लगाई है उससे, किसी व्यक्ति ने अगर यूज की हो उसके बाद किसी और ने यूज कर ली हो वो सुई, पहले वाले को अगर इन्फेक्शन हुआ है एचआईवी का, उससे हो जाती है। तो ये अगर वायरस है तो ये वायरस से होने वाली बीमारी है। जैसे मैंने बताया, इसका कोई स्थायी उपचार नहीं है, इसको बस प्रबंधित किया जा सकता है, मैनेजमेंट होता है इसका। तो अगर हम इसकी बात करें तो 1983 में सबसे पहले इसको अंकित किया गया था, आइसोलेट किया गया था फ्रांस में। ये अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शोध पत्रिका में बताया गया था। तो फ्रांस के वायरस वैज्ञानिक फ्रांसवा बारे-सिनूसी और ल्यूक मोंटानिए, इन्होंने इंस्टीट्यूट पास्चर में एड्स के जोखिम वाले रोगियों में से एक वायरस को हटाया था, जिसका नाम बाद में एचआईवी रखा गया। शुरुआत में वैज्ञानिक यह समझ नहीं पाए थे कि यह ज्ञात सबसे भयंकर रोगजनकों में से एक है। उन्होंने 3 चीजें नोटिस की। सबसे पहले उन्होंने देखा रोगी कभी भी स्वस्थ नहीं होते थे। जिसको एक बार ये वायरस हो जाता था, इससे बीमारी हो जाती थी, वो हमेशा अस्वस्थ रहता था। साथ ही साथ इसमें जो मृत्यु दर था वो 100% का था। यानी कि अगर 100 लोगों को हुआ है एचआईवी तो उनमें से 100 के 100 की मृत्यु होने की आशंका रहती थी। वैश्विक शोध हो रहा था पर फिर भी आज तक कोई टीका विकसित नहीं किया जा सका। विकासाधीन है पर विकसित नहीं है। एचआईवी एक वैश्विक महामारी बन गया जिससे लाखों लोग संक्रमित हुए। आज अगर हम देखें, एचआईवी का कोई टीका ही नहीं है। एचआईवी में कोशिश की जा रही है कि इसमें हम कोशिश करें कि टीका बना सके, पर टीका है ही नहीं। उसका एक रीज़न है, हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है एचआईवी टीका दिवस। फिर ये इसलिए मनाया जाता है ताकि बता सके लोगों को कि हम आपके लिए टीका बनाने के प्रेरणा ले रहे हैं, पर अभी तक कोई टीका नहीं आया 42 वर्षों बाद भी। तो हमारे पास क्या एचआईवी से संबंधित कोई उपचार है, वो हम देख लेते हैं। एचआईवी उपचार मुख्य रूप से हमारे पास जो है वो है एआरटी थेरेपी। एआरटी यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। क्या है ये, क्यों है ये, कैसे है, देख लेते हैं। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हमारा जो एचआईवी है वो एक रेट्रोवायरस है। ये उल्टा चलता है। उल्टा चलता है यानी कि ये आरएनए से डीएनए में परिवर्तित होता है। आरएनए से डीएनए में परिवर्तित होगा, उसके बाद ये मानवीय डीएनए में अपने आप को एकीकृत करेगा और मानवीय डीएनए में एकीकृत करके अविभाज्य हो जाता है ये। यानी कि आप बता ही नहीं सकते हैं कि मानवीय डीएनए कौन सा है और इसका संक्रमित डीएनए कौन सा है। तो मानवीय डीएनए से अविभाज्य हो जाता है और फिर उसके बाद हम इसमें सेल्स को इन्फेक्टेड होते हुए देखते हैं, जिसमें इस रेट्रोवायरस से परिवर्तित आरएनए से परिवर्तित डीएनए है वो सेल्स इन्फेक्टेड होती चली जाएंगी। ठीक, अब क्या होता है, इससे निपटने के लिए 3 दवाओं का संयोजन बनाया जाता है। ठीक है, 3 दवा होती हैं कॉम्बिनेशन में, जो कि एक ही गोली में आती हैं। एक गोली हर वक्त जो भी व्यक्ति इस एचआईवी से गुजर रहा है उसको वो गोली हर दिन उसी समय लेनी होगी।
इससे क्या होता है कि कुछ सेल्स को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ये हमें ध्यान रखना है कि कभी भी किसी व्यक्ति में अगर ये वायरस है तो उसके खून में, उसके ब्लड स्ट्रीम में वो वायरस बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा प्रणाली किसी की बहुत ख़राब हो सकती है। तो जिसको ये दवा, जो ये दवा लेता चला जाता है, ये क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में ऐसे सेल्स, ऐसे वायरसेस, सेल्स नहीं, ऐसे वायरसेस क्या होते हैं, कम होने लगते हैं। कम होने के परिणाम स्वरूप यहाँ एड्स को सप्रेस कर दिया जाता है या दबा दिया जाता है। दबाने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एक व्यक्ति अगर ये थेरेपी ले रहा है तो वो एक प्रबंध लगा देता है कि हम अपने बीमारी को मैनेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक लॉन्ग हेल्दी लाइफ जी सकता है। पर अगर कभी किसी व्यक्ति ने ये थेरेपी लेनी बंद कर दी तो क्या होगा, वायरस का लोड फिर से बढ़ जाएगा और किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली वो खतरे में चली जाएगी और ख़राब होती चली जाएगी। जनरली जिसको इससे संक्रमण होता है, शुरुआत में छोटे मोटे लक्षण दिखते हैं, जैसे तबीयत खराब होना, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होना, पर लंबे समय तक अगर कोई इससे संक्रमित है तो लगातार बुखार रहने से आप देख सकते हैं किसी को लगातार बुखार है, उसका वेट दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है, उसको बहुत खांसी आ रही है, टीबी हो गया है, तो ये सारी चीज़ें दर्शाता है कि इस व्यक्ति को HIV एड्स वर ये लास्ट स्टेजेस में पहुंच चुका है। धीरे धीरे करके ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आज के समय वैसे तो हम कह सकते हैं कि ART की मदद से एक मृत्यु दंड नहीं है HIV, हालांकि ये मैनेजेबल है, कोई परमानेंट उपचार हमारे पास नहीं है। वैक्सीन इतने समय बाद भी क्यों नहीं बन पा रही? हर वर्ष हम विश्व एड्स वैक्सीन दिवस भी मनाते हैं 18 मई को, पर 42 साल हो गए फिर भी हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। उसके पीछे कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि ये एक रेट्रोवायरस है और ये एकीकृत करता है अपने आप को मानवीय DNA से। तो क्यों नहीं बन पा रही है वैक्सीन? वैक्सीन का क्या मुद्दा है? माफ कीजिएगा, वैक्सीन और HIV क्यों नहीं हो पा रहा है? सबसे पहले RNA या रेट्रोवायरस एकीकरण, रेट्रोवायरस एकीकरण ये मानवीय DNA में अपने आप को एकीकृत कर लेता है। तो जो मानवीय DNA है उससे बिल्कुल अगर एकीकृत हो गया तो हमें उन सारी सेल्स को मिटाना होगा, जो कि हो नहीं सकता। तो हर संक्रमित कोशिका को मिटाना या नष्ट करना संभव ही नहीं है, ठीक है। हालांकि कुछ लोगों में HIV क्योर भी हुआ है और ये तब हुआ है जब बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ है उन व्यक्तियों में। तो कुछ HIV, जब देखा गया कि कुछ HIV के केसेस खत्म भी हुए हैं तो पता चला कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो कैंसर के मरीजों में किया गया उनको HIV नहीं रहा फिर। पर हर व्यक्ति को ये प्रत्यारोपण करने के लिए वित्तीय सहायता भी नहीं दी जा सकती, साथ ही साथ ये लॉन्ग टर्म फिजिबिलिटी भी नहीं है। तो बोन मैरो प्रत्यारोपण किया गया जिससे हुआ, पर ये कैंसर के इलाज का था, कैंसर इलाज के लिए हुआ था, पर उन व्यक्तियों का HIV भी ठीक हो गया, पर ये फीजिबल नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम वैक्सीन डेवलपमेंट से ये है बेटा कि वैक्सीन जो आपका टीका है ना, ये मुख्य रूप से ऐसे वायरसेस के लिए काम करता है जो बहुत जल्दी अपना संक्रमण दिखाते हैं, पर इसमें वायरस लेटेंसी है। किसमें? HIV में। वायरस लेटेंसी का क्या मतलब होता है? वायरस लेटेंसी का मतलब होता है वायरस आपकी बॉडी में भंडारण करता रहेगा और ये एक भंडार की तरह प्रस्तुत रहेगा, पर संक्रमण नहीं दिखाएगा। एक समय के बाद जब भंडारण उसे लगता है कि इतना हो गया है कि प्रतिरक्षा प्रणाली को चकमा दे सकता है, तब ये सालों बाद अपने संक्रमण के लक्षण दिखाना शुरू करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके बाद वायरस विविधता बहुत है और साथ ही साथ बदलाव भी बहुत है, म्यूटेशन जिसको हम कहते हैं।
ये अपनी आकृति बदलता रहता है। जब ये रेप्लिकेट करता रहता है तो ये अपनी आकृति भी बदलता रहता है, जिसकी वजह से जो एंटीबॉडी होती है वो समझ नहीं पाती है कि ये जो कोशिका है ये जो वायरस है ये पैटर्न वही है जो पहले वाला था कि ये दूसरा कोई वायरस आ गया है। तो इस वजह से भी वैक्सीन नहीं कारगर हो पा रही है, अच्छी वैक्सीन नहीं डेवलप हो पा रही। हालांकि कोशिश लगातार चालू है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में काफ़ी सारे डेटा से हमने पता लगाया है कि भारत में जो स्थिति है उसमें वैक्सीन काम करेगी या नहीं, या उससे पहले ही भारत संपूर्ण रूप से HIV से छुट्टी पा जाएगा। देखते हैं इसके बारे में कि भारत में क्या है, भारत में HIV की स्थिति क्या है। सबसे पहली बात, भारत और HIV की अगर हम बात करें, काफ़ी कम है पहले से। तो भारत एवं HIV, भारत ने सबसे पहले HIV के लिए जो प्लानिंग शुरू की है वो 1985 से शुरू की है, और तब से लेके आज तक हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी की अगर हम बात करें तो भारत में 64,500 केसेस आए हैं, 2024 की बात है ये। और अगर 2010 की बात करें तो तब 1.25 लाख केस थे, 2010 की बात है ये। तो कम तो हो रहा है, और ये जो रिडक्शन हो रहा है, ये जो एक कम हम देख रहे हैं कि लगातार कमी चली आ रही है, ये 49% की है 2010 के बेस ईयर से। 2010 के बेस ईयर से अगर 49% है, ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में जो क्षमता है, दर है केसेस के गिरने का 2010 से, वो 40% ही है। तो हम बेहतर कर रहे हैं। इसके अलावा आज पूरे विश्व भर में भारत कुल 5% HIV का केस देता है, HIV संक्रमण है। ये भी ज़्यादा है, 5% भी बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम भारत की स्थिति की बात करें, कुछ और पॉइंटर्स हैं जिसको हमें देखना चाहिए। जैसे कि प्रसार दर इस समय कितना है, 0.33% से लेके ये 0.20% हो गया है। यानी 2010 में प्रसार दर ज़्यादा था, अब काफ़ी कम हो गया है। इसके अलावा ये सारे डेटा हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। छोटे छोटे डेटा आपके मेंस के आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये ध्यान रखनी है कि सरकारी संसाधनों में कुशल आवंटन के परिणाम स्वरूप और NCP जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, इसके तहत एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी को और लोगों तक पहुंचाया गया है। साथ ही साथ स्टिग्मा भी अब पहले से काफ़ी कम हो गया है। हमने देखा था एड्स वगैरह आया करते थे, आज लोगों को एड्स की ज़रूरत नहीं है। उन्हें पता है कि ये संक्रमण कैसे फैलता है, और अगर हम संक्रमण फैलाने वाले कार्य नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कि किस प्रकार से एक सुरक्षित इंटरकोर्स करना है, या फिर किस प्रकार से सिरिंज को पहले हमें परीक्षण करना है उसका कि वो यूज़ तो नहीं है, तब नहीं फैलेगा। हाथ मिलाने आदि से नहीं फैलता है। भारत में HIV संबंधित मृत्यु दर में 81.40% की भी गिरावट आई है। 2010 में जहां 1.73 लाख लोग मर रहे थे एड्स से, आज ये कम हो गए हैं, ये 32,200 के करीब आ गए हैं। तो भारत इसमें काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो नेशनल कंट्रोल एक्शन प्लान हमने शुरू किया था, NCAP शुरू किया था, वो हमने शुरू किया था 1985 में, और उसके बाद से आज हम NACP 5वें पे आ चुके हैं। 5वां जो हमारा चल रहा है, 5वां चरण, ये वर्ष 2021 से 2026 तक चलेगा। इसका क्या प्लान है? इसका प्लान है कि वार्षिक नए HIV संक्रमणों को हमें 80% तक घटाना है। एड्स से संबंधित मृत्यु दर 80% तक यहाँ पे भी कमी लानी है। HIV और सिफिलिस जैसी बीमारी का वर्टिकल जो रूप से एक ऊर्ध्वाधर संचरण होता है, ऊर्ध्वाधर संचरण माँ से बच्चे को, उसको भी कम करना है। जोखिमग्रस्त और कमज़ोर आबादी के लोग, जहाँ पे हमें पता है HIV संक्रमण होने के ज़्यादा चांसेस हैं, वहाँ पे जागरूकता और RTA थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART थेरेपी को और बढ़ावा देना है। HIV एड्स से संबंधित कलंक और भेदभाव को भी समाप्त करना है। इसके लिए भारत ने एक बॉडी भी बनाई थी जिसका नाम है NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। कौन बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ठीक
ठीक है, जल्दी बताइएगा, अगले क्लास में आपके नाम भी लूंगी। साथ ही साथ एक प्रश्न भी है इससे संबंधित, मेंस का प्रश्न। देखिए, मेंस का प्रश्न कहता है, वायरल लेटेंसी और इलाज की अनुपलब्धता जैसे वैज्ञानिक सीमाओं के बावजूद भारत का एड्स नियंत्रण कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर एक सफल मॉडल माना जाता है। इस सफलता को संभव बनाने वाले सांस्थानिक, व्यवहारिक और सामुदायिक स्तर की रणनीतियों का विश्लेषण करें, और ये 150 शब्दों में करना है, 150 वर्ड्स में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।